अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 40 को पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 40 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर, एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर, स्ट्रक्चर एज अ क्लास मेंबर और क्लासेस इनसाइड क्लासेस। मतलब कि हमारा जो ये टॉपिक मेन रहने वाला है ना, वो क्लास मेंबर और उसके ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड रहने वाला है। क्योंकि अब हम लोग अपने ना इख्तितामी लेक्चर्स पे हैं, तो ये जो लेक्चर्स होंगे ना, ये थोड़े से ना एडवांस होंगे, थोड़े से समझने वाले होंगे। तो इन केस अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत मतलब कि समझ नहीं भी आती ना कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये स्टेप क्या कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब हम पहुंच गए एकदम एडवांस लेवल पे। तो हो सकता है कुछ चीजें समझ नहीं आती, हर किसी के साथ होता है। तो ये ऐसे नहीं समझना कि मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी पेशी रह जाती है तो उसमें कोई परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर। नाउ ऑब्जेक्ट का भी हमें पता है, क्लास का भी पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को क्लास मेंबर किस तरह बनाया जाता है ये हमने देख लेना है। नाउ इन C++ ऑब्जेक्ट कैन बी मेंबर ऑफ अ क्लास। C++ में ऑब्जेक्ट मेंबर क्लास का मेंबर होता है, ठीक है। क्लासेस से ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करते हैं। व्हेन वन क्लास कंटेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास एज अ मेंबर। ये अब ऑब्जेक्ट एज अ मेंबर किस तरह से ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास दो क्लासेस हैं। जो क्लास नंबर 1 है उसका कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लोग क्लास नंबर 2 में बना दें तो क्या होगा। तो इसी चीज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर, और इसका दूसरा नाम है कंपोजिशन, या इसको एग्रीगेशन भी बोला जाता है। दिस अलाउ यू टू क्रिएट मोर कम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बाय कंबाइनिंग मल्टीपल क्लासेस टुगेदर। इसका फायदा क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफी कम्प्लेक्स हो जाता है और आप लोग एक क्लास को दूसरी क्लास से इंटरलिंक कर पाते हैं। अब तक तो हम जितने भी प्रोग्राम देखते आए उसके अंदर हम लोगों ने मोस्टली एक ही क्लास बनाई थी। कोई एक आधा प्रोग्राम होगा जो हमने फ्रेंड क्लास वाला पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने दो क्लासेस बनाई थी। बट इस लेक्चर से आप लोग देखेगा, लेकिन मैंने एग्जांपल दो क्लासेस की दी है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसका यूज केस देखा जाए ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर का, तो आपके पास मल्टीपल लिस्ट ऑफ क्लासेस होती हैं। आपके पास 10, 20, 40 क्लासेस होती हैं और उन सबको इंटरलिंक कराया जाता है उसके हर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो वो एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर घुसा होता है, दूसरे का ऑब्जेक्ट तीसरी क्लास के अंदर, इस तरह ना चेन बन जाती है, एक इंटरलिंक बन जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ का कॉन्सेप्ट है, इसको कंपोजिशन और एग्रीगेशन भी बोला जाता है। तो इसका मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ और उसको रन करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर बनाया जाता है। तो ये हमारे पास कोड है और इसको मैंने अभी फिलहाल के लिए छोटा करके रख दिया ताकि आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब मैं इसको जूम करने लगा हूँ और इसको आपको समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। एक्चुअली में इस प्रोग्राम में होना क्या है देखें। सबसे पहले तो मैंने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, एक आईओस्ट्रीम की और एक स्ट्रिंग की, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्ट्रिंग के साथ काम करना है। उसके बाद देखिए मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है एड्रेस। एड्रेस क्लास बनाने का पर्पस ये है कि आप इसके अंदर अपना एड्रेस स्टोर करा सकें। अब एड्रेस में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक स्ट्रीट आपकी आ गई, कौन से सिटी में रहते हैं और कौन से कंट्री में रहते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का जो है मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो ये जो पहली लाइन है आपको नजर आ रही है, ये है कंस्ट्रक्टर। तो अगर इसको मैं स्प्लिट करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास ये वाली लाइन जो मैंने लिखी हुई है पहले पब्लिक वाली, ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर है और इसका सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि इस तरह से भी कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, ठीक है। तीन चीजें हैं, एक है स्ट्रीट, सिटी और कंट्री। अब इन तीनों का मैंने बना लिया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, जो इन तीनों की वैल्यूज को मुझे शो कराएगा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखे प्राइवेट के अंदर अगर, तो मैंने तीन वही वेरिएबल बनाए हुए, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री का। तो ये एक निशानी है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखे वही मैंने वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट करवा रखे हैं, स्ट्रीट का भी, सिटी का भी और कंट्री का भी। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखे मैंने एक दूसरी क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के नाम से जो क्लास बनाई है उसके अंदर देखे मैंने यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर नेम, एज और एड्रेस आ रहा है स्टूडेंट का। अब इसके अंदर देखिए नेम और एज तो मुझे देने ही देना होगी हर दफा स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में, बट यहाँ पर जो एड्रेस है, तो एड्रेस क्या हो कि अगर मैं इस क्लास से फैच कर लूं, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। मैंने एड्रेस नाम की एक क्लास बनाई, तो मुझे यहाँ एड्रेस की अगर जरूरत पड़ी है तो मैं इस क्लास के अंदर जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पर नहीं ले सकता। बिल्कुल ले सकता हूँ, इससे मेरा कोड भी कम बनेगा, मतलब के लाइंस ऑफ कोड भी कम होगी और मेरे ने एक क्लास दूसरी क्लास से इंटरलिंक भी हो जाएगी। होगा ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज को हम लोगों ने ऑब्जेक्ट मेंबर की तरह हैंडल
करना है तो वो किस तरह से हैंडल किया जाता है। देखें यहाँ पर भी मैंने जो डिस्प्ले का अपना फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पर ये कॉन्स्ट का लफ्ज आएगा और यहाँ पर देखिए जो मैंने अपनी डिटेल्स प्रिंट करानी थी, नेम, एज और एड्रेस। लेकिन यहाँ देखें नेम और एज तो मैंने डायरेक्ट इससे ही एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ के प्राइवेट मेंबर से, बट जहाँ पर मेरे पास बात आ रही है एड्रेस की तो वहां पर देखिए मैंने एक लाइन लिखी हुई है एड्रेस डॉट डिस्प्ले। एड्रेस डॉट डिस्प्ले, एड्रेस जो है वो मेरा ये वाला वेरिएबल है, जबकि ये जो डिस्प्ले लिखा है ना मैंने डॉट डिस्प्ले, ये इसका यहाँ से फंक्शन आ रहा है। देख रहे हो ये हाईलाइट भी हुआ है मैंने जैसे वहां पे क्लिक किया ना, तो ये वाला जो इस फंक्शन है इस वाली क्लास में, तो ये वाला यहाँ पर कॉल हो रहा होगा। तो इस तरह से ये इंटरलिंक हो जाता है। बाकी जो है यहाँ पर देखिए मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे वो मैंने पास किए और लास्ट में मैंने स्टूडेंट के अंदर जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था ये वाला यानी कि उसको मैंने प्ले करा दिया। तो अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो देखना मेरे पास इसकी जो है वो सारी वैल्यूज जो है प्रिंट होके आ जाएंगी। सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट का नेम आएगा, उसकी एज आएगी और स्टूडेंट एड्रेस डिटेल में देखें मेरे पास एड्रेस भी फैच होके आ गया। हालांकि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो स्टूडेंट का था देख लें, लेकिन जो मैंने एड्रेस यहाँ पर प्रिंट कराया वो मेरे पास एड्रेस क्लास का था। तो इस तरह से हम लोग एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं ऑब्जेक्ट एज अ क्लास मेंबर बनाने के। तो इसके 10 से एक एडवांटेजेस है, वैसे तो आपके हैंड्स आउट में भी हैं लेकिन मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा ना पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है ताकि अगर आपके पेपर में भी सवाल आ जाएगा, अगर आप इस तरह पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो यानी कि विजिबल होता है एग्जामिनर को, इसलिए मैंने ये ना पॉइंट्स में लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में क्या होता है कि आप लोग मुकम्मल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। अब देखा ना जो अभी हमने एग्जांपल देखी, डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास वहां पर एड्रेस का जो था उसको हमने डायरेक्ट ही दूसरे क्लास में कॉल कर लिया, जिससे हमारी दूसरे क्लास में हमें दोबारा से एड्रेस वाला फंक्शन नहीं बनाना पड़ा। तो इस चीज को मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। रीयूजेबिलिटी नाम से जाहिर हो रहा है कि आप एक कोड को मल्टीपल क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको 2 क्लासेस के साथ एग्जांपल करके दिखाई कि हमने पहली क्लास में जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट था फंक्शन था उसको दूसरी क्लास में हम लोगों ने यूज किया, बट इसको हम 10, 50, 100 क्लासेस अगर हों तब भी हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को रीयूजेबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 3rd नंबर पे कंपोजिशन। कंपोजिशन हमारे पास क्या होता है कि रियल वर्ल्ड जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डेटाबेस का अगर नॉलेज हो तो वहां पर क्या होते हैं एंटिटी रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ किस तरह इंटरलिंक करवाई जाती है उस चीज को कंपोजिशन बोला जाता है। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट की मायने में अगर बात करें तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह इंटरलिंक है वो करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि आप किसी चीज को हाइड कर ले। कैप्सूल का नाम तो सुना है ना, ये जो अद्वियात वाला कैप्सूल होता है मेडिसिन में, इसके अंदर क्या होता है वो जो मेडिसिन होती है वो आपके कैप्सूल के अंदर होती है, उसको आप लोग देख नहीं सकते, आपको बस वो कैप्सूल का जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर जो है वही नजर आ रहा होता है। तो सेम यहाँ कोड में भी इनकैप्सुलेशन होती है कि आपको कोड नहीं नजर आ रहा होता। जो अभी हमने ऑब्जेक्ट देखा ना एड्रेस जैसे था, जो सेकंड क्लास में जब हम एड्रेस का फंक्शन यूज कर रहे थे उसके अंदर हमें एड्रेस का कोड तो नहीं नजर आ रहा था, कोड उसका पहली क्लास में था। तो इसी चीज को इनकैप्सुलेशन बोला जाता है कि आपको सिर्फ उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अंदर उसके क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता। इससे क्या होता है सिक्योरिटी हमारी हाई हो जाती है, डाटा सिक्योर रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक फायदा है। 5th नंबर पे है सिंप्लीफाइड इंटरफेस। इस तरह से क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है क्लासेस का वो काफी क्लीन रहता है क्योंकि आप रिपीट नहीं कर रहे ना अपने आप को कोड को। 6 नंबर पे है मेंटेनेबिलिटी। इससे क्या होता है कि आप मेंटेन कर सकते हैं कोड को। बिलफर्स आपके जो वही एड्रेस वाला फंक्शन है उसके अंदर आपने बिलफर्स को चेंजेस करनी है, अगर आप वो हर क्लास में उसको चेंज करने बैठ गए तो कितना आपका टाइम भी ज़ाया होगा और हो सकता है उसमें चेंज करने के दौरान आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाए। लेकिन वही आपने जो है फंक्शन एक दफ़ा बनाया और हर फंक्शन में उसको कॉल कर दिया, तो आपको क्या करना होगा कि एक ही दफ़ा उसको चेंज करना होगा, वो ऑटोमेटिकली हर जगह वो चेंज हो जाएगा। तो ये मेंटेनेबिलिटी है। 7th नंबर पे है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि आप लोग इनहेरिट कर लें एक क्लास की चीज़ दूसरी क्लास में। वहीं भी हम लोगों ने देख लिया एड्रेस का ऑब्जेक्ट था क्लास नंबर 1 में बनाया था, उसको हमने क्लास नंबर 2 में एक्सेस कर लिया, तो इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि आप मल्टी टाइम्स जो है एक चीज को यूज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी कि आपका कोड रीडेबल रहेगा क्योंकि आपकी लॉजिक स्ट्रक्चर्स कम लग रहे होंगे, आपकी एक कोड जो है स्ट्रक्चर में आपको प्रेजेंट हो रहा होगा। एक दफा आपने फंक्शन बनाया तो बार बार नहीं बनाया, तो जो देखने वाला होगा वो भी कहेगा हाँ यार बस एक दफा बनाया, आगे इसने बड़ी ही महारत से उसको लिंक कराते गए और एक चेन की शक्ल में उसको बनाता गया। इजी डाटा मैनेजमेंट, डाटा का बिहेवियर जो है वो आप आसानी से इस तरह मैनेज कर सकते हैं, कोई मतलब कि इस तरह डाटा को सिक्योर रहेगा, डाटा लॉस नहीं हो पाएगा। लास्ट में टेस्ट एंड डिबगिंग। अब देखें अगर आप लोग यही एक फंक्शन मल्टीपल क्लासेस में बनाएंगे
और हर क्लास में अगर आप लोग अलग-अलग लॉजिक बनाने लग गए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वही एक बनाएंगे तो आपने सिर्फ सिंपल एक ही फंक्शन को टेस्ट करना है। अगर उसके अंदर बग होगा तो आप रिमूव कर देंगे, नहीं होगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो एक ही दफ़ा आप लोग टेस्ट करके उसको प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फायदे थे 10 एक। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर एज अ क्लास मेंबर। स्ट्रक्चर को क्लास मेंबर में किस तरह से यूज किया जाता है। नाउ स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 20 या 21 में हम लोगों ने ये पढ़े हैं। इसका मैं एक दोबारा से ओवरव्यू आपको इस तरह से दे देता हूँ कि मैंने बताया था आपको कि जिस तरह आपका एडमिशन फॉर्म होता है, किसी भी स्कूल कॉलेज में जाएं तो एडमिशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। तो उस एडमिशन फॉर्म का जो फॉर्म होता है वो आपको ब्लैंक नहीं मिलता, वो आपके ऊपर उसके ऊपर कुछ डिटेल्स होती हैं और उसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, वहाँ पर आपको फिलअप करना होता है, राइट। तो वो जो मुकम्मल आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो उसी चीज़ को अगर हम यहाँ प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करें तो यही वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको एक प्रोटोटाइप, एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आप अपने हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से उसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। जिस तरह एडमिशन फॉर्म में हर बच्चे का नाम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस वगैरह चेंज होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर फिलिंग दी ब्लैंक्स होती हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं जो सेम रहती है वो हर बच्चे के लिए सेम ही रहती है। तो इसी तरह यहाँ स्ट्रक्चर में भी हम लोग जो चीज़ें चेंज होती हैं उनको वेरिएबल्स बना लेते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, और जब वो चेंज होने लगती है तो वहाँ पर हम उसको चेंज कर लेते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं। इन C++ स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज अ क्लास मेंबर। इट इज़ जस्ट लाइक अदर डेटा टाइप। ये दूसरी डेटा टाइप्स की तरह स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है। दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू ग्रुप रिलेटेड डेटा। जब आप रिलेटेड डेटा को ग्रुप करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होता है। इट अलाउ यू टू डिफाइन कस्टम डेटा टाइप्स। इसके अंदर आप लोग कस्टम डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं विद डिफरेंट मेंबर, मुख्तलिफ मेंबर्स के साथ, एंड देन यूज एज अ क्लास मेंबर, और फिर आप इसको क्लास मेंबर्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इन तमाम जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ना है इनमें एक बात आप लोगों ने याद रखना, ये तमाम के तमाम जितने भी टॉपिक हैं ये कम्प्लेक्स डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है C++ में। तो एक लाइन तो आप लोगों ने यहाँ पर रट्टा लगा के लिख देनी है ना, कोई भी इसमें से सवाल है कि इट इज यूज टू क्रिएट मोर कम्प्लेक्स एंड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक मैंने पॉइंट बता दिया। अब इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो ये है जी हमारे पास इसका कोड स्ट्रक्चर वाले का। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप अभी ले लें, मैं अभी इसको जूम करने लगा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने क्या किया है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स तो बनाए हैं, लेकिन ऊपर देखें मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है ये, जिसके अंदर मैंने डेट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके अंदर डे, मंथ और ईयर आ जाएगा, यानी कि मेरी एक डेट प्रिंट होके आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई है पर्सन नाम से, और पर्सन नाम के अंदर उसकी डिटेल होगी, नेम हो गया, एज हो गया और बर्थ डेट हो गया। तो ये जो बर्थ डेट वाला सेक्शन है, मैं चाहता हूँ इसकी जगह ये स्ट्रक्चर वाला जो है वो सेक्शन, इसके अंदर जो डेटा हो वो आ जाए। तो उसको मैंने किस तरह हैंडल करना है, उसको हैंडल करना है मैंने सिंपली यहाँ से कि मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से, और उसके अंदर मैंने नाम, एज और बर्थडे प्रिंट करा दे। अब बर्थडे में देखें मैंने क्या किया, बर्थ डेट में बर्थडे, अब बर्थ डॉट डे मेरे पास कहाँ से आ रहा है, वो मेरे पास यहाँ से आ रहा है। इसी तरह बर्थ डेट डॉट मंथ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। सिमिलरली आगे इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ ताकि नजर आए, ईयर वाला बर्थ डेट डॉट ईयर है, ये मेरे पास यहाँ से आ रहा है। ये क्लास हो गया, ये इसके डाटा मेंबर्स हो गए प्राइवेट जो हमने वेरिएबल्स बनाए। और नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैंने मेन में सिंपली बर्थ डेट को ऑब्जेक्ट पास कराया, तो स्ट्रक्चर के अंदर ये जाके मेरा 10, 5 और 1995 जाके स्टोर हो गया। उसके बाद जो मैंने अपनी क्लास बनाई थी पर्सन नाम से, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने सिंपली नाम के अंदर उसका नाम दिया, एज के अंदर उसकी एज दी, बट बर्थ डेट के अंदर मैंने देखो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर दिया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जैसे पास किया वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर से जो है डेटा फेच करके यहाँ चिपका देगा, और जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो मेरे पास इस चीजों को प्रिंट करा देगा। तो मैंने इसको रन कर दिया, देखते हैं हमारे पास आंसर किस तरह से शो होता है। तो मुझे सबसे पहले नेम शो होना चाहिए, फिर उसकी एज शो होनी चाहिए और लास्ट में उसकी बर्थ डेट शो होनी चाहिए। तो मेरे पास देखें तमाम की तमाम चीजें सही सही मेरे पास शो हो रही है। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को भी डेटा मेंबर्स में यूज कर सकते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्लासेस इनसाइड क्लास। एक क्लास है उसके अंदर आप लोग दूसरी क्लास बना दें। अगर आपको याद हो कंडीशंस या कंडीशंस, बल्कि हाँ कंडीशंस भी आप लोगों को एक कंडीशन याद हो, नेस्टेड स्ट्रक्चर, कि आपके पास एक इफ एल्स कंडीशन थी, उसके अंदर आप लोगों ने दूसरी इफ एल्स कंडीशन बना ली, तो वो क्या होती थी, नेस्टिंग होती थी। सिमिलरली अगर आप लोगों ने एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर एक और दूसरी क्लास बना दी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक क्लास है स्टूडेंट्स नाम से जिसके अंदर तमाम क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। अब उस स्टूडेंट के अंदर मैं क्लास बना दूं मेल्स। अब स्टूडेंट जाहिर है मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो मैं अगर इस तरह से क्लास बना दूं कि एक क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर मैं क्लास बना दूं मेल्स की और उसके अंदर क्लास बना दूं फीमेल की, तो क्या होगा, मेरे पास एक नेस्टिंग हो जाएगी कि एक क्लास है स्टूडेंट, उसका मेल और फीमेल कितने हैं, ये वाले इस तरह से ना एनालॉजी। सो इन C++ क्लासेस कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज नेस्टेड क्लासेस और क्लासेस विद क्लासेस, यानी क्लास के अंदर एक क्लास। अ नेस्टेड क्लास इज अ क्लास डिक्लेरेशन इनसाइड द
बॉडी ऑफ अनदर क्लास, एक क्लास की बॉडी के अंदर अगर आप लोग दूसरी क्लास बना दे तो उसी चीज को नेस्टिंग बोला जाता है। एंड इट इज हैज एक्सेस टू द प्राइवेट मेंबर ऑफ द इनक्लोजिंग क्लास, और इसको आपके प्राइवेट मेंबर यानी कि जो आपके डेटा वेरिएबल्स हैं उन तक की भी एक्सेस होती है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फंक्शनैलिटी फॉर क्रिएटेड टाइटली कपल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द नेस्टेड क्लास एंड इट्स क्लोजिंग क्लास। मकसद क्या है इसका, वही कि आपका एक तो स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो जाए और दूसरा एक दूसरे के साथ क्लास इंटरलिंक हो जाए। अभी तक हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट वाला भी पढ़ा उसके अंदर भी एक क्लास को दूसरे से इंटरलिंक करा रहे थे, रिलेशनशिप करा रहे थे। अभी जो स्ट्रक्चर वाला भी देखा उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर को क्लास के अंदर किस तरह से इंटरलिंक कराया जाता है वो देखा। अब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास अगर बन जाए उसको किस तरह इंटरलिंक कराना है तो वो हम लोगों ने देखना है। तो इसका भी प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये जी हमारा हैपरा क्लासेस इनसाइड क्लास के अंदर वाला प्रोग्राम, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, मैं इसको जूम करने वाला हूँ अब। और इसके अंदर देखें आप, सबसे पहले तो मैंने देखें 2 क्लासेस बनाई है। एक का नाम मैंने रखा है आउटर क्लास यानी कि एक बाहर वाली क्लास, और क्लास के अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक दूसरी क्लास बनाई हुई है पब्लिक सेक्शन में। ये याद रखना है आप लोगों ने, पब्लिक में बनानी है, ठीक है। इनर क्लास यानी कि ये हो गई अब आउटर क्लास। उस क्लास के अंदर मेरी एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है इनर क्लास। अब इनर क्लास को सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं कोड, फिर आते हैं आउटर क्लास पे। तो देखें इनर क्लास के अंदर मैंने सिंपली क्या किया, उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक फंक्शन बनाया जो उसका मैसेज कोई ना कोई प्रिंट कराएगा। सिमिलरली उसका जो हमारे पास प्राइवेट है उसके अंदर मैंने उसका एक वेरिएबल बना दिया। ये एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ना, ये मेरे पास यूजिंग नेम स्पेस की जगह आता है। तो अगर आपने यूजिंग नेम स्पेस नहीं डाला तो तब आप ये वाली लाइन लिखते हैं, अगर डाला हो तो फिर नहीं लिखते। लेकिन जब मैं ये लिख रहा था तो मैंने ये नहीं डाला था तो इसलिए मैंने लिखा था। तो इसको देख के परेशान नहीं होना, इसको आप अगर रिमूव भी कर देना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो आउटर क्लास है उसका मेरे पास यहाँ से अब कंस्ट्रक्टर शुरू हो रहा है। यहाँ तक जो थी वो इनर क्लास थी और उसके बाद आउटर क्लास का भी मेरा एक डिस्प्ले फंक्शन जो मेरी तमाम चीजों को प्रिंट कराएगा। अब यहाँ प्राइवेट में उसके 2 जो मेरे पास वेरिएबल यूज हुए वो मैंने लिख दिए। मेन में आते हैं। मेन में देखें मैंने सबसे पहले आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा आउटर ऑब्जेक्ट और एक मैसेज यानी कि प्रिंट होगा और उसके अंदर एक वैल्यू दे दी 42, ठीक है, जो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे इनर क्लास को किस तरह एक्सेस करना है, ये इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है। तो देखें एक क्लास के अंदर जो क्लास है उसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप आउटर क्लास लिखें यानी कि जो आपकी आउटर क्लास का नाम है, पेरेंट क्लास का नाम है, वो लिखें और उसके बाद ये 2 कॉलन डालें। 2 कॉलन से मुराद आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालें और उसके बाद जो आपकी अंदर वाली क्लास है उसका नाम लिखे। तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको इनर क्लास करके एक्सेस करेंगे जिस तरह ये वाला किया हुआ तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इनर क्लास के अंदर जो मेरे पास एक पैरामीटर जा रहा है इनर ऑब्जेक्ट, वो मैं डिस्प्ले करा दूंगा। उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा दिया। तो अगर इसको मैं रन करूँ और दिखाऊँ आपको कि मेरे पास क्या आउटपुट प्रिंट होता है, तो देखना सबसे पहले मेरे पास आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसका डेटा प्रिंट हुआ जो उसका नेम था आउटर ऑब्जेक्ट और उसकी आईडी थी 42। और उसके बाद जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मैंने सिंपली इनर ऑब्जेक्ट लिखा था। तो मेरे पास देखें यहाँ पर इनर ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्लासेस इनर क्लास यूज कर सकते हैं, इसको नेस्टिंग बोला जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। हमारे पीछे 4-5 लेक्चर ही रह गए, वो मैं जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करा के दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।